Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome back to the Inside Scoop. बहुत इंटरेस्टिंग दिन चल रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक हिस्टोरिक बुल रन के थ्रू गुजर रही है। कल फिर से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बुल रन ने मार्केट को 166,000 पॉइंट्स तक खींच लिया। The index closed extremely high at 165,493, जो फिर से एक और उसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, going up more than 1,600 points in yesterday's session. Market का overall sentiment bullish था with volume surging past 76 billion rupees. एक बहुत clear sign है कि investors बहुत confident हैं और market में बहुत liquidity है। जिस चीज़ ने इसको फ्यूल किया was actually Asian Development Bank's fresh outlook, जिसने पाकिस्तान की GDP growth को प्रोजेक्ट किया है at 3% in fiscal year 26, supported by stability, IMF-backed reforms and renewed business confidence after Pakistan और US का trade agreement. ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है दोनों लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, जो अब लगता है कि इकोनॉमी पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो रहा है। सेक्टर वाइज देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखी है हमने, फॉलोड बाय सीमेंट, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी स्टॉक्स, पुशिंग द इंडेक्स इनटू ए इंटायरली न्यू टेरिटोरी। सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक दिन का जंप नहीं है। करंट फिस्कल ईयर में इंडेक्स ने ऑलरेडी 31% गेन कर लिया है, जबकि कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 44% तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ना सिर्फ रिकवर कर रही है, वो रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और कॉन्फिडेंस लेवल्स को रीराइट कर रही है। अभी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और अगर पॉलिसी कंसिस्टेंसी और रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी रहा तो मार्केट की बुलिश वेव सस्टेन करेगी। ये तो हम सब जानते हैं कि मार्केट इज़ बुलिश एंड बुलिश रहेगी, लेकिन सवाल ये है कि किस किस मार्केट पार्टिसिपेंट ने कितनी बाइंग और सेलिंग की। डू आई हैव द फिपी लिपी? Okay, lovely. So we see कि कल की contribution में Maari Petroleum was the highest contributor, giving 148 points. Fatma Fertilizer following up with 85 points. OGDC 61 points. Pakistan Telecommunication PTC with 33 points. K Electric with 30 points. हमारी इंडेक्स को नीचे क्या actually this is the current market, ये current market चल रही है which is 1300 negative. So मारी ने खींच के रखा हुआ है फातिमा, OGDC, PTC, लेकिन इंडेक्स को नीचे क्या खींच रहा है? You see a bit of energy and you see some banks over here. तो HBL ने सबसे ज़्यादा नीचे खींचा हुआ है इंडेक्स को with 141 points being pulled down from it. Angro H 136, 18 Hubco, which is Hub Power, pulling it down 89 points. Bank Alfala 70 points, UBL 66 points. So overall, this just looks like some typical profit taking. So it's not a big deal. It's nothing to worry about. ये होता है, हम जिन resistance level से पहुंच गए हैं, it's understandable कि लोग चाहेंगे कि वो अपने profit को थोड़ा बहुत realize करें. So moving on, पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारी इकोनॉमी का ऑब्वियसली बैकबोन है. इट एम्प्लॉयज़ nearly 40% ऑफ आवर वर्कफोर्स, जीडीपी में अराउंड 20% कंट्रीब्यूट करता है. लेकिन डेकेड से हमें इस सेक्टर में वो इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं की जो बाकी मुल्कों ने की है, जहाँ बेहतर सीड डेवलप्स हुए, ज़मीन को मैक्सिमाइज़ यूज़ किया, टेक्नोलॉजी के ज़रिए यील्ड्स इन्हांस की गई. अब एक नया डेवलपमेंट सामने आया है जो हमारे लिए गेम चेंजर बन सकता है. ड्रैगन फ्रूट स्टोरी. Progressive farmers in Karachi and Punjab अब ड्रैगन फ्रूट कल्टिवेट कर रहे हैं. Guys, I absolutely love this because it's my favorite fruit in the whole world. मैं जब किसी ऐसे मुल्क में जाती हूँ जहाँ ड्रैगन फ्रूट लोकली बिकता है तो I try कि दिन के 5 ड्रैगन फ्रूट तो खाऊं. सो आई रियली होप कि स्पेशली हमें लोकल सेल भी मिले इस चीज़ की. एंड इट्स अ एक्सपेंसिव फ्रूट, सो इट मेक्स सेंस. इट्स बेसिकली एन एक्जॉटिक सुपर फ्रूट जो दुनिया भर में पॉपुलर है फॉर इट्स हेल्थ बेनिफिट्स. पाकिस्तान में करंटली
अराउंड 10 फार्म्स इस फ्रूट को कमर्शियल लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अर्ली स्टेजेस में है। फार्मर्स कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, जैसे कि सब्सिडीज़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर सिस्टम्स, ड्रिप इरीगेशन। तो ये फ्रूट ना सिर्फ लोकली एक्सेसिबल हो सकता है, लेकिन एक मेजर एक्सपोर्ट अर्नर बन सकता है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ड्रैगन फ्रूट मोस्टली सिर्फ बिग सुपर मार्केट में मिलता है, वो भी इम्पोर्टेड, और प्राइस हाई होने की वजह से रिच मैन्स फ्रूट बन गया है। लेकिन जैसे इसकी सप्लाई बढ़ेगी, मार्केट्स में ओपन खुलना शुरू मिल जाएगा, तो प्राइसेस नेचुरली नीचे आएंगी एंड कॉमन लोग भी अफोर्ड कर पाएंगे। ये चीप ड्रैगन फ्रूट, लेट्स गो। एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत होगा। वियतनाम एंड थाईलैंड अभी वर्ल्ड के मेन एक्सपोर्टर्स हैं, लेकिन उनके पास मोस्टली वाइट फ्लैश वैरायटी मिलती है। पाकिस्तान के पास रेड फ्लैश वैराइटीज़ मिलती हैं, यम्मी, स्वीटर, मोर फ्लेवरफुल, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी में रिच। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज बन सकती है, स्पेशली गल्फ कंट्रीज़ के लिए जो जोग्राफिकली करीब हैं। 1 एकड़ से फार्मर्स 5-10 टन यील्ड कर सकते हैं एंड मार्केट प्राइस करंटली इज़ अराउंड 1000 रुपीज़ पर केजी। मतलब कि अगर लार्ज स्केल फार्मिंग शुरू हो जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट हो सकती है। यानी कि एक ड्रैगन फ्रूट सिर्फ एक एग्जॉटिक क्रॉप नहीं है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर टू डाइवर्सिफाई, अर्न फॉरेन एक्सचेंज एंड फाइनली मूव टूवर्ड उस तरह की इनोवेशन जो हमें बहुत अरसे से, लेट्स बी ऑनेस्ट, ज़रूरत थी लेकिन आ नहीं रही थी। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग बैलेंस में चल रही है इस वक्त। फाइनेंस मिनिस्ट्री की लेटेस्ट मंथली आउटलुक के मुताबिक सितंबर के लिए इन्फ्लेशन 3.5 to 4.5% रेंज में रहने का एस्टिमेट है। ये बैकड्रॉप आया है रीसेंट फ्लड डिस्ट्रप्शंस के बावजूद, जो मानसून एक्सटेंडेड सीजन की वजह से पंजाब में डेंस रीजन सबसे ज़्यादा हिट किया। अब पॉजिटिव चीज़ ये है कि डिस्पाइट फ्लड्स ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्रॉडली स्टेबल है। फाइनेंस मिनिस्ट्री हाईलाइट कर रही है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रिबाउंड कर रही है, स्पेशली विद इंकरेजिंग नंबर्स फ्रॉम सीमेंट डिस्पैचेस, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़। मतलब कि इंडस्ट्री में एक नई मोमेंटम बिल्ड हो रही है जो इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी। सॉरी, माई थ्रोट्स लिटिल ड्राई। लेकिन फ्लड्स का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि फूड सप्लाई चेन्स में प्रेशर आएगा, मतलब कि शॉर्ट टर्म में प्राइसेस बढ़ सकती हैं। लेकिन मिनिस्ट्री कह रही है कि इन्फ्लेशन कंटेंड ही रहेगी विद प्रोजेक्टेड रेंज। इससे पहले अगस्त 2025 में हेडलाइन इन्फ्लेशन सिर्फ 3% ईयर ऑन ईयर रिकॉर्ड हुई थी, विच वॉज इवन लोअर दैन जुलाईज 4.1%। तो ट्रजेक्ट्री अभी भी मैनेजेबल है। एक और पॉजिटिव एंगल आता है एक्सटर्नल सेक्टर से, करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल रहने की बात हो रही है। डिस्पाइट अ हायर इम्पोर्ट डिमांड, रेमिटेंसेस स्ट्रॉन्ग हैं, एक्सपोर्ट्स रिकवरी की तरफ हैं, एंड सबसे बड़ा रिलीफ ये कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस डिक्लाइन कर रही हैं, जो इम्पोर्ट बिल से ईज करेंगी। मीनवाइल स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 11% पर होल्ड करके रखी हुई है। एज वी टोल्ड यू गाइस अबाउट, रैशनल ये था कि फ्लड्स के नियर टर्म आउटलुक को थोड़ा सा एडवर्स किया गया है एंड अभी भी कॉशियस स्टांस लेना ज़रूरी है। अब आते हैं टूवर्ड अनदर बिग डेवलपमेंट जो डायरेक्टली रिलेट करती है एनर्जी सेक्टर एंड सर्कुलर डेट क्राइसिस के साथ। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी नॉर्बैरिस अल्कोहल ने अपना तीसरा इंस्टॉलमेंट रिसीव किया है, 7.7 बिलियन इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम पावर होल्डिंग कंपनी PHL, जो जुलाई 2025 से एक स्ट्रक्चर्ड सेटलमेंट प्लान का हिस्सा है। टोटल फ्रेमवर्क 92 बिलियन रुपीज़ का है, जो 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में जून 2026 तक पे होगा। ये एक गवर्नमेंट अप्रूव मैकेनिज्म है जो पाकिस्तान के लॉन्ग स्टैंडिंग सर्कुलर डेट इशू को रिजॉल्व करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। OGDC जैसी की एंटिटीज़ के लिए ये लिक्विडिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी इंश्योर करेगा, और पावर सेक्टर में जो पेमेंट बॉटलनेक्स हिस्टोरिकली जनरेशन और सप्लाई को चोक करती हैं, उनको ग्रेजुअली खोलने की कोशिश कर रही है। कंपनी सेक्रेटरी ने भी फाइलिंग में हाईलाइट किया कि कंसिस्टेंट इंस्टॉलमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सीरियस रिजॉल्व शो करती हैं अबाउट ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन द एनर्जी चेन। अभी 9 इंस्टॉलमेंट्स रिमेन करती हैं मिड 2026 तक, लेकिन स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म का कंटिन्यूएशन की एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज बन गया है फॉर इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स अलाइक। पाकिस्तान की इकॉनमी एक ड्यूअल नैरेटिव कैरी कर रही है। फ्लड्स ने शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन का प्रेशर क्रिएट किया है, बट साइमल्टेनियसली मैन्युफैक्चरिंग, एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसे सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन इकॉनमी को एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पे पुश कर रहे हैं।
मोमेंटम अभी कॉशियस ऑप्टिमिज्म का है, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, इंडस्ट्री रिवाइवल एंड सिस्टमैटिक फिक्सेस। एनर्जी सेक्टर में ये 3 पिलर्स मिल के इकोनॉमी को स्टडी रखते हैं। सो ऑन दैट नोट वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू गाइज टू वन ऑफ माई फेवरेट गेस्ट्स हु इज़ बीन ऑन द शो बिफोर। ही डजंट रियली नीड एन इंट्रोडक्शन। उनका बहुत लंबा तारुक रहा है विद द फाइनेंस मिनिस्टर. ही इज़ बीन द एनर्जी मिनिस्टर फॉर अ वाइल. He is on the board of directors of some of the largest public listed companies. He was also the chairman of PSO, which we will ask him some questions about. So don't go anywhere, stay with us. You are watching The Inside Scoop. I am Marshall Khan. We'll be right back after a very short break. Welcome back. Out there in The Inside Scoop. Before going on the break, I'll let you guys know that we have a very special guest with us today. One of my favorite guests to have on the show. Someone who doesn't really need an introduction, but I will try nevertheless. Someone who जिनका बहुत ताल्लुक रहा है हमारी finance ministry के साथ. He has been the energy minister. He has been the chairman of PSO. And इनकी जितने boards पे बैठते हैं, I don't even think I can count that high in Urdu. So thank you so much, Sohail Wajahat sahab, for joining us today. So sir, सबसे पहले I would like to thank you for taking out the time. आप हमेशा time निकाल के you're kind enough to join us. And दूसरा अभी let's speak about the matter at hand, which is कि कल हम सब ने income tax file किया है. Yesterday was the deadline. कुछ चीज़ें हैं एकदम से जो last minute change हुई हैं, and there's a lot of concerns actually. Firstly, the method is very difficult. पाकिस्तान में देखिए income tax एक तो ये जो ऑनलाइन के साथ साथ आपका मैन यानी इंसान से इंसान का जो इंटरेक्शन है हमारी टेक्नोलॉजी में, अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसको ख़त्म कर देना चाहिए. क्योंकि एक तरफ आप ऑनलाइन करते हैं, फिर दूसरी तरफ आप किसी से नेगोशिएट करते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, डुप्लीकेशन है ना. दुनिया में जो है ना ऑनलाइन कर दिया, काम ख़त्म हो गया, उन्होंने चेक किया, भेजा, आपका ये रिफ़ंड है. ये दूसरी बात ये कि इनकम टैक्स एक ऐसा लफ्ज़ है जो पूरी दुनिया में पसंद नहीं किया जाता. तो एक तो हमारे यहाँ इनकम की डेफिनेशन ही नहीं समझ आती क्या है. इनकम पे टैक्स लगेगा ना, तो इनकम जिसकी बहुत ज़्यादा उस पर टैक्स ही नहीं है, और जिसकी इनकम बेचारे की बहुत थोड़ी है, जो सैलरीड आदमी उसकी टैक्स बहुत ज़्यादा है. तो दिस थिंग यानी उर्दू में से क्या कहा जाए कि ये बिल्कुल ज़ाती है. अच्छा, फिर इस टैक्स के अगेंस्ट आपको कुछ मिलता नहीं, मतलब ना बिजली, ना पानी, ना गैस, ना सिक्योरिटी, ना पुलिसिंग, ना हेल्थ केयर, ना एजुकेशन, कोई चीज़ दुनिया में. अगर ये टैक्स दिया जाता है तो इसके अगेंस्ट आवाम को बहुत सारी सहूलियात मिलती हैं. यहाँ मुझे बिजली के लिए जनरेटर रखना पड़ता है, गैस भी नहीं आती, फिर मेरा गार्ड भी रखने पड़ते हैं, फ़ोन भी के लिए भी, और ये भी मतलब बेतहाशा चीज़ें हैं. तो डुप्लीकेशन है. तो वो या तो वो टैक्स ना लें या फिर ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. टैक्स लेके क्या करते हैं मुझे समझ नहीं आता गवर्नमेंट क्या करती है. अब मैं इस वक्त आपके चैनल पे पहुंचा हूँ, सारी सड़क का बेड़ा गर्क है. जो रास्ता 20 मिनट का है वो मैंने 45 मिनट में किया. अब ये पेट्रोल हमारा डीजल जल रहा है ना, अगर मैं 25 मिनट में पहुंचता तो मेरा डीजल आधा खर्च होता. अब मैं जो 45 मिनट में पहुंचा मेरा डीजल डबल खर्च हुआ खड़े खड़े. दूसरे मैंने आपकी पोल्यूट किया सारी इन्वायरमेंट को. फिर मतलब ये, और मैं थक गया बैठे बैठे गाड़ी में. तो मेरा जो एनर्जी लेवल है इस वक्त है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो जिस तरीके से मैं चला था घर से, जितने वलवले और जज्बे से कि जाके ये बोलूँगा, वो रास्ते में ही ठुस हो गया. तो कहने का मकसद ये है कि, और ये तो वो है कि मैं गाड़ी से आया, जो बेचारा मोटरसाइकिल से आ रहा है या रिक्शा से आ रहा है उसका मज़ीद प्रॉब्लम है. तो ये टैक्स जायज़ नहीं रहता. और फिर आप हर 2 मिनट पे उस पर चेंज कर दें, हर साल कोई ना कोई चेंज आता है. मैं आपको अपनी अखराजात को, अपने बजट को, जो मेरा पर्सनल बजट है, बना ही नहीं सकता. मुझे पता ही नहीं है कि आज इस साल मेरे पर टैक्स क्या लगेगा, कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, किस चीज़ पे लग जाएगा, किस चीज़ पे नहीं लगेगा. मिसाल के तौर पे अभी जैसे ई चालान की बात हो रही है, तो सड़कों पे ना लाइनें हैं, ना ट्रैफिक सिग्नल है, किस तरह चालान होगा. मतलब जिसकी मर्जी है जिस वक्त चाहे आपकी तस्वीर खींच के चालान कर ले. पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करें ना. जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो चालान कैसे होगा. आप चालान से इस पे कह सकते हैं कि भाई मैंने रोड टैक्स नहीं भरा. चलो, तो रोड टैक्स भी मुझे भरना नहीं चाहिए असूलन, क्योंकि रोड ही नहीं है.
टैक्स तो रोड का दिया जाता है ना, कि रोड मेरी बिल्कुल सही है, खड्डा नहीं है, मैं आराम से गुजर रहा हूँ, तो उसका मैं टैक्स दूंगा, उस पर गाड़ी चलाने का। कच्ची सड़क का चलाने का तो मैं टैक्स नहीं दूंगा, असूलन तो मुझे टैक्स ही नहीं देना चाहिए। हम तो बड़े शरीफ लोग हैं कि हम चिल्लाते नहीं हैं, और आवाम भी बड़ी शरीफ है कि बग़ैर रोड के रोड का टैक्स देती। कोई दुनिया में बग़ैर रोड के रोड का टैक्स नहीं होता। इसी तरह आप चालान भी उस वक्त होता है जब पूरी आपकी इंस्ट्रक्शन लगी हों, बोर्ड लगे हुए हों कि यहाँ से मुड़ना है, यहाँ नहीं मुड़ना है, यहाँ यू टर्न है, आपका एग्ज़िट है, आगे वर्क इन प्रोग्रेस है। ये कोई चीज़ आपको पूरे कराची में कहीं नज़र आती है? कराची यूनिवर्सिटी पे आप चालान करेंगे, ई चालान, उसमें तो खड्डे ही खड्डे हैं, उसमें चालान क्या करेंगे आप? तो मतलब ये ज़ाती है, ये दहशत गर्दी है, इसको कहते हैं माशी दहशत गर्दी। मईशत जो है ना इस तरह सही नहीं होती जब तक कि लोग खुशी से गुजरें, और जो ज़्यादा कमा रहा है उस पर टैक्स नहीं है, और जो कुछ नहीं कमा रहा उस पर टैक्स है बेचारे पे, क्योंकि वो हाइड नहीं कर सकता उसकी इनकम ऐसी जगह से। तो ये, और फिर आप हर 2 मिनट के बाद उसमें एक, अभी 25 को एक इन्होंने कहा कि ये कर भी दें, फिर वापस ले लिया जब शोर मचा। तो भैया सोच समझ के ये बात करें, इससे इरिटेशन क्रिएट होती है ना मार्केट में। सब लोग घबरा गए, सबको समझ नहीं आई, फिर लोग कहते हैं कि यार दफ़ा करो, हम नेट में ही नहीं आते, हम गायब ही हो जाते हैं, हर चीज़ ब्लैक कर लेते हैं, हम भले उसको पैसे दे दें, हम इनको नहीं देंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, मेरे हिसाब से देखें इस वक्त हुकूमत चल रही है हाइब्रिड में, तो ये हाइब्रिड सिस्टम बहुत अरसे नहीं चल सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने असम्बली पे कहा है, और बहुत सारे पॉलिटिशियन ने, मैं उनकी बात रिपीट कर रहा हूँ। अब मेरे ख्याल से वो कहते हैं कि हाइब्रिड बहुत अच्छा ही है, क्योंकि उनकी साथ कोई जिम्मेदारी नहीं पॉलिटिशियन की, वो किसी और पे डाल देते हैं। हाइब्रिड का मतलब सब समझते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मैं तो सर हाइब्रिड में हूँ, तो मेरा तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो मुझे चला रहा है उसकी जिम्मेदारी। तो ये बड़ा गलत है, इस पे इल्ज़ामात गलत लोगों पे लग रहे हैं। जो चला नहीं रहे, जो चला रहे हैं वो मज़े कर रहे हैं, खूब खा पी रहे हैं, ये कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो बुरके में रह के काम करना होता है ना, वो होता सही नहीं है असल में ना। यू हैव टू कम इन फ्रंट एंड मेक थिंग्स हैपन इन डिसीजन, राइट या रॉन्ग। आपने कहना है कि ये इसी तरह चलेगा, और समटाइम्स यू हैव टू डिक्टेट थिंग्स। अगर मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें नहीं होती, आप प्यार मोहब्बत से समझा रहे, नहीं समझ रहे, देन यू हैव टू डिक्टेट थिंग्स, तभी तो रिट कायम होती है ना। अगर रिट ही नहीं है तो फिर क्या है। तो मेरे नज़दीक तो अब जैसे सर्कुलर डेट का भी जिक्र चल रहा है कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट, कोई फार्मूला आपकी नज़र में आया अभी तक? या परसेंटेज पे होगा, जिसका ज़्यादा है सर्कुलर उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसका कम है उसको कम वेटेज से मिलेगा। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा कि मेरी, क्योंकि मैं आपका बड़ा अच्छा दोस्त हूँ या आपकी पॉलिटिशियन हूँ, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता हूँ, तो मेरा मैटर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है फॉर इट टू एंड अप। देखिए हमारा तो हर मैटर ही हाईलाइटेड है, कौन सा नॉट लाइटेड है। तो ये वेटेड एवरेज नहीं, हमारे यहाँ सिवाय घर लाइटेड नहीं है, बिजली नहीं है, बाकी तो हर मैटर हाईलाइटेड है। तो मेरा कहने का मकसद है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना, किसी भी चीज़ में एम्बिग्यूटी होती है। इस वजह से आपके ये होते हैं, टीवी टॉक्स होते हैं या शो में बैठ के लोग बातें करते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। एक क्लियरिटी हो ना कि साहब ये पैसा हो गया। अब कर्जा लेके कर्जा देना या मतलब शिफ्ट करना, इधर से सर्कुलर डेट इधर से उधर शिफ्ट कर देना, ये तवज्जो हटाओ महम मैं कहता हूँ इसे ना। तो इससे फ़ायदा नहीं होता। या तो आप कमा के कर्जा उतारें ना, फिर तो समझ आता है कर्जा उतर गया। अब आपने एक सर्कुलर डेट इधर से दूसरे एक और सर्कल उसमें ऐड कर लिया, तो आप अगर 50 सर्कल ऐड करते चले जाएंगे तो भूल भुलैया बन जाएगी, आपको खुद पता नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो लखनऊ में एक जगह है जिसे कहते हैं भूल भुलैया, जिसमें एक बंदा एक दफ़ा एंटर होता है, बाहर नहीं निकलता, निकल ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी कन्फ्यूजिंग है कि यू कैन नॉट मेक योर एग्जिट आउट। तो फिर कहने का मकसद ये है कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, मुल्क चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और सारे मुल्क भी चल रहे हैं भाई, अफ्रीका के भी मुल्क चल रहे हैं, वो यमन भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन किस तरह चल रहा है देखना ये। तो हमारी नेशन, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे पास न्यूक्लियर भी है, हमारे पास जो हमारी, अगर आप 10% यूथ को भी समझें कि वो पढ़ी लिखी है, तो वो भी बहुत बड़ा एक एसिड है। मिसाल से यूथ बल्ज है, बाकी तो एसिड, वो तो एसिड नहीं है, इसलिए कि वो बेचारे पढ़ ही नहीं रहे, आउट ऑफ स्कूल है, इसलिए वो तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। दैट इज़ द सेपरेट
टॉपिक टू बी डिस्कस कि आप यूथ की जो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं उस एसेट को जो आप ख़राब कर रहे हैं या बैड एसेट कर रहे हैं या बैड डेट कर रहे हैं उसका क्या है। लेकिन ठीक है 10-15% बच्चे तो सही स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बाहर भी पढ़ रहे हैं, तो वो आपका है, तो वो भी बहुत यानी 300 मिलियन के बहुत होते हैं, 3-4 करोड़ बच्चे बन जाते हैं 10%। तो वो कहते हैं यानी आधे समझ लें बच्चे हैं तो उसको समझ लें 15-15 करोड़ के 1 करोड़ के करीब बच्चा अच्छे लोग हैं, पढ़ा रहे हैं, या अगर 20 मिलियन बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं या 10 मिलियन भी पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ा एक वो है। मुल्कों की इतनी आबादी नहीं होती, तो वो जो है ना हम उसका भी फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पाते कि वो सारे जब यहाँ देखते हैं कि हमारा सिस्टम ही नहीं चल रहा और हम सिस्टम में कोई मेरिट नहीं है, तो वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं बाहर, क्योंकि उन्हें बाहर मेरिट मिल जाती है, उन्हें कैरियर नज़र आता है, वो ज़्यादा इनकम, कम टैक्स, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब मिसाल के तौर पर आप अबू धाबी चले जाएं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ से 2 घंटे पे फ्लाइट है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसे चेंज होती है जैसे दिन और रात ऐसे। तो और टैक्स भी नहीं, और जो टैक्स है वहाँ थोड़ा बहुत सर्विसेज पे, उनका टैक्स ये है कि आप कंज्यूम जो कर रहे हैं उसका टैक्स है, मतलब सर्विस पे टैक्स है। होटल में रहेंगे, बड़े होटल में रहेंगे, ज़्यादा टैक्स देंगे। अगर आप नहीं रह रहे होटल में तो कोई टैक्स नहीं है, इनकम पे कोई टैक्स ऐसा नहीं है सच। अच्छा, अगर आप शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके ऊपर टैक्स है, अगर आप शॉपिंग ही नहीं कर रहे तो टैक्स ही नहीं है। तो इस तरह उन्होंने अपना सिस्टम ये बनाया हुआ है कि बास्केट्स, जो अमीरों की बास्केट है उस पर टैक्स ज़्यादा है, जो गरीबों की बास्केट है उस पर टैक्स कम है। फिर उनकी जो उनके लोकल इमरातीज़ हैं उनको हर चीज़ फ्री है, हर चीज़ फ्री है, शादी ब्याह, घर, गाड़ी, आपकी एजुकेशन, आपका सिमिलर टू लिबिया अंडर गद्दाफी। हाँ, मतलब उनके यहाँ वो चाहे वो गांव में रह रहे हैं, रेगिस्तान में रह रहे हैं, वहाँ हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड होती है। तो देखें फिर तो बात बनती है, हमें भी अपने मुल्क को जो है ना इस रास्तों पे लोगों से हम सीख के देखिए, हमें हमारा जो मॉडल बनता है ना, हमारी मिजाज से जो करीब तरीन मॉडल बनता है सिस्टम या गवर्नेंस का, वो बनता है चाइना का कुछ हिस्सा लें और कुछ लें आप अरब का हिस्सा, जो वेलफेयर साइड है कि उनकी लोकल के, हमारे लिए वेलफेयर नहीं है वहाँ, उनके इमारातीज़ के लिए वेलफेयर है, जो तो पाकिस्तानियों के लिए भी तो होनी चाहिए ना। हम पाकिस्तानी ना हमें यहाँ मिलती है ना हमें बाहर मिलती है, तो बस हम तो बिल्कुल ही यतीम हो गए ना, यतीम हो यतीम। तो इसलिए हमें चाइना का कुछ गवर्नेंस का सिस्टम लेना चाहिए, और कुछ ये अगर हम चलाएं पाकिस्तान में तो, और इसका सिस्टम मैंने तो इस पर काफ़ी रिसर्च करके बना भी लिया है, अगर कोई डिस्कस करे और इकॉनमी भी डिस्कस करे हमसे, तो हम उसको तो नहीं बताएंगे जो हमसे डिस्कस करे, उसको ये ज़रूर बताएंगे कि अगर हमें जिम्मेदारी दी जाए तो हम, क्योंकि हम बता के थक चुके हैं और जिस चीज़ बताते हैं वो तबाह हो जाती है, तो इसलिए अब हम बताने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि हमारी उम्र भी अब वो नहीं रही कि हमें 10 साल हम बताते रहें। तो हम करके दिखा सकते हैं कि अगर भाई, क्योंकि हमें इसका इल्म है कि हम 50 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं और हमने सक्सेसफुल काम किया है, कोई ऐसा दाग भी नहीं लगाया अपने ऊपर के जिससे लोग कहें कि भाई ये तो बड़े गलत आदमी हैं या ये। तो ठीक है, रिलेटिवली हम शरीफ लोग हैं, रिलेटिवली हम कम गलतियाँ की हमने, तो मेरिट, थोड़ा बहुत मेरिट भी है, पढ़े लिखे भी हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन हमें, हमारे जैसे लोगों को, या मुझे निकाल भी दें इस तरह के लोगों को, हमारे मुल्क में कोई जॉब ही नहीं, कोई ऐसा असाइनमेंट, जॉब तो एक गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, असाइनमेंट नहीं मिलता जिसके तहत वो अपनी एक्सपर्टीज़ को मुल्क के लिए इस्तेमाल कर सकें। जो असाइनमेंट जिन लोगों को मिलता है उनके पास एक्सपर्टीज़ ही नहीं होती, वो चमचागिरी कर, सिवाय उनके पास एक एक्सपर्टी होती है कि वो चमचागिरी करते हैं। सर, क्योंकि आपका इतना ताल्लुक रहा है विद द मिनिस्ट्रीज, यू नो, विद फाइनेंस, तो इसलिए तो बता रहा हूँ कि चमचागिरी के अलावा कोई काम ही नहीं है। आई वांट टू आस्क के स्पेशली क्योंकि इतने अकॉम्प्लिश्ड लोग भी आते हैं, तो डू दीज मिनिस्ट्रीज एक्चुअली हैव एनी पावर? बिकॉज आप यही देखते हैं कि देखिए, मिनिस्ट्री में तो पावर होती है। मिसाल के तौर पर मैं मिनिस्टर बना, मेरे पास पावर थी, लेकिन जो मेरे ऊपर प्राइम मिनिस्टर है वो मुझे काम ही नहीं करने देता। वो कहता है ये तो मेरा डोनर है, इसके साथ तुम क्यों जाती कर रहे हो, ये मेरा रिश्तेदार है, इसके साथ क्यों। भैया, जब मैंने अगर ये अब ई चालान ऐसे होगा कि ये मचल के रिश्तेदार हैं, इनका चालान नहीं होगा, सुहेल वजाद साहब के रिश्तेदारों का चालान होगा, तो उस पर तो नहीं लिखा हुआ ना। मेरा कहने का मकसद है, जब आप प्रोसेस बना देते हैं तो उसके इंश्योर करते हैं कि उस प्रोसेस के साथ आप में प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी आनी।
जिस प्रोसेस से आपकी प्रोडक्टिविटी या प्रॉफिटेबिलिटी है ना, कहते हैं उस खोचा है गंदम को आग लगा जिससे वो ना हो, तो उसको क्या, इसलिए जिस प्रोसेस से प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट ना आए तो उस प्रोसेस को आग लगा देनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो जो है ना, आज प्रोसेस बनना ही इसलिए चाहिए कि उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और प्रॉफिट इंक्रीज हो। वो दोनों चीज़, क्योंकि जब प्रॉफिट होगा तभी तो आप मेरे ऊपर खर्च कर सकती है ना, सोशल जिसे कहते हैं प्लानट पे, या आप कॉर्पोरेट सोशल वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप आवाम पे उसी वक्त खर्च कर सकते हैं। आप तो वो सारे पैसे खा जाते हैं। अब आप मुझे बताइए कि K4 एक प्रोजेक्ट है, वो मेरे ख्याल 12-15 साल से बन रहा है, या किससे भी हो सकता है ज़्यादा होगा। जिस वक्त उसकी प्राइस थी, यानी उसमें 100 रुपए के प्रोजेक्ट में 450 रुपए की करप्शन हो चुकी है। तो सर ये जो आपने मुझे एक लिंक बताया था for adp.gov.pk जहाँ आपकी गवर्नमेंट की ऑडिटिंग आती है, राइट? तो आई रेड इट सर, वहाँ बहुत खुला आउट ऑफ बजट एक्सपेंसेस नोटेड थे, तो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? तो कुछ नहीं। व्हाट डू यू मीन? बस ये तो हमने लोगों की तवज्जो हटा दी और सबने कहा वाह वाह कितने करप्शन किए हमने, वाह वाह, इससे अगली रिपोर्ट में इससे ज़्यादा दिखाइएगा। हमारे यहाँ ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ने के बाद लोग कहते हैं यार अच्छा अभी तो इतनी की है, हाँ इससे ज़्यादा करनी चाहिए थी हमें तो क्योंकि किसी पे एक्शन ही कोई नहीं होता। What is the action supposed to be? Supreme Court? They should be asked कि भाई तुमने ये क्यों किया, जेल में होना चाहिए उन लोगों को जिनकी कोई किसी से सवाल भी नहीं पूछा जाता। तो उसमें उसका मकसद मैं ये समझता हूँ कि वो ये देखते हैं कि यार इतनी थोड़ी सी करप्शन की, अगली दफ़ा इससे ज़्यादा करेंगे, ये ऑडिट रिपोर्ट सही नहीं है, अब मज़ीद इसमें करप्शन आनी चाहिए तब मज़ा आएगा। खरबों रुपए का तो ये गलत है ना, यही तो प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जो अभी बात कर रहा हूँ, दिस कम्स अंडर द प्रोसेस। अब इस प्रोसेस की क्या फ़ायदा है जिस प्रोसेस से आपने कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, सिर्फ आपने दुनिया को कंफ्यूज कर दिया, इतनी करप्शन हो रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपने कोई एक्शन लिया तो ना प्रोडक्टिविटी आई, ना प्रॉफिटेबिलिटी आई इस प्रोसेस से, और उल्टा इस पर ख़र्चा हो गया, कॉस्ट आ गई सबकी। तो ये लॉजिक ही नहीं समझ आती मुझे हमारे क्या कह सकता हूँ हुक्मरानों की या हम जैसे पागलों की, कि भाई हम क्यों ऐसे काम करते हैं जिससे ना मुझे फ़ायदा, ना आपको फ़ायदा, ना किसी को फ़ायदा। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट ओवर लॉन्ग टर्म। नहीं देखिए, एक हद तक मिसाल के तौर पर आपको बड़ा शौक़ है कि आप बहुत अच्छी थी तो 2 गाड़ियाँ अच्छी चला लें, ज़रूरी है 35 हज़ार गाड़ियाँ अच्छी चलाएं, मतलब एक लिमिट तो करें ना अपने। चले शौक़ों को भी लिमिट करें, करप्शन को भी लिमिट कर लें। मैं कहता हूँ थोड़े बहुत करप्शन कर लें खुदा के वास्ते, अगर आपका पेट नहीं भरता बगैर करप्शन के, या आपका खाना हाजिम नहीं होता तो हाजमौला की तरह उसे खा लें, लेकिन ये ना कि हाजमौला को खाना बना लें ना। ऐसा तो दिस इज़ हाउ, कम से कम हमें अखलाकी मॉरल कुछ तो कहीं अपने आप पे अब सेल्फ रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए ना, कि इससे आगे मैं नहीं करूँगा यार, इतना तो मैंने कर लिया, अब ये मेरे लिए बहुत है, अब मैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए काइंड ऑफ ग्लोबल ऑडिटर जो हमने हमारे दिमाग में ये है कि साहब मुझे जो कुछ अच्छा और बुरा होगा मेरा इसी दुनिया में हो जाएगा, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं है। मैं गलत करूँगा तो 2-3 साल जेल में रह लूँगा, फिर मैं बाहर निकल आऊँगा, अब मुझे अय्याशी का, क्योंकि मुझे तो सज़ा मिल गई तो मैं अय्याशी तो ये थिंकिंग प्रोसेस ऐसा हो गया है कि जिसमें क्योंकि हमारी आवाम अनएजुकेटेड है, वो सवाल नहीं उठाती, मॉरल अथॉरिटी रही नहीं है। मॉरल अथॉरिटी ना आपकी है ना मेरी है, किसी की भी नहीं है, ना हुकूमत की है, तो इसलिए डंडे के ज़ोर पे ज़्यादा देर तो चलती नहीं बात, सीधी सी बात है। क्या आपको लगता है कि जो हमारी आवाम विच इज़ नॉट लाइक, एक बहुत आम चीज़ बार बार बोली जाती है विच इज़ नॉट एबल टू बी बैक्ड अप। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, अपनी अम्मा से बात कर रही थी। आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर व्हाट इज़ हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकॉनमी। तो वो कहती हैं, उनका एक बहुत फेवरेट स्टेटमेंट है, ये सब चोर हैं। तो आई वाज लाइक ग्रेट, कौन सी चोरी और किधर से की है? हर जगह से नहीं ममा, हाउ, व्हाट आर द नंबर्स, वेयर डिड दे स्टील फ्रॉम, अरे हम सब के पैसे, ममा वेयर डज आवर मनी गो फ्रॉम। सो व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन इज कि अगर मेरी वालदा जो एक एजुकेटेड शख्स हैं, यू नो शी वेंट टू KGS एंड इंडस वैली, अगर उनको नहीं पता कि एक्चुअली वेयर यू आर सपोज टू फाइंड दीज नंबर्स, लाइक आई डिडंट नो जब तक आपने मुझे वो लिंक नहीं भेजा था, राइट? तो इज दिस होल लैक ऑफ एजुकेशन, ये क्या एक पर्पसफुल चीज़ है? ताकि जी जान के आपको कंफ्यूजन, देखिए मैं आपको कन्विंस तो नहीं कर सकता ना करप्शन पे या गलत कामों पे, मैं आपको कन्फ्यूज, मैं आपको कंफ्यूज इतना कर सकता हूँ कि आपको खुद ही पता ना रहे कि आप कौन है।
आप ढूंढ ही ना पाएंगे। ना ढूंढ पाए ना ये पता करें कि आप हैं कौन, वेयर यू स्टैंड। तो मैं आपको कंफ्यूज कर दूं ना, इतना रास्ता ही इधर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कर दूं कि आपको समझ ही नहीं आए, भूल भुलैया हो जाए। जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था भूल भुलैया, ये इसीलिए है कि आपको पता ही नहीं है कि आप अंदर तो दाखिल हो गए हैं इस सिस्टम में, बाहर कैसे निकलेंगे। आप निकल ही नहीं सकते। अब इस सिस्टम में आपको जान दे के निकलना पड़ेगा। तो ये सिस्टम हो गया। तो अब इस तरह से तो फिर बड़ा इन द एंड यू डोंट सी एनी लाइट। तो फिर वो जो है ना, अब जैसे आपकी वालदें पढ़ी लिखी हैं, अब वो कह रही हैं कि मुझे नहीं पता इस चीज़ का। मैंने आपको उसका जवाब दिया था अपने पॉडकास्ट में कि इधर जाके देख लीजिए, ये आपको समझ आ जाएगा। वो भी कन्फ्यूजन है। वो जो रिपोर्ट है वो इतनी कन्फ्यूज बनाई गई कि आपको समझ नहीं आएगी कि 100 रुपये का मेरा बजट है और मैंने 1000 की चोरी की है। मतलब आप कहेंगे 100 रुपये में से 1000 की चोरी, उसकी तरीका, लेकिन वो भी जो लिखा गया है वो ऑडिट के हिसाब से लिखा गया है, उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि उन्होंने क्यों लिखा है। लेकिन उस तरह से लिखना नहीं चाहिए। मैंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया हुआ है आज टीवी पे कि ये क्यों लिखा गया और इसमें क्या गलतियाँ, इसके 3 हिस्से कैसे बनने चाहिए। तो अगर उस तरह करें तो मेरे और आपकी समझ में आ जाए बात कि ये क्यों अगर हुआ। हम लेकिन उन्होंने जान के ऐसे किया कि आपको समझ ही नहीं आया कि क्यों हुआ है। तो व्हाट इफ अगर हम चैट जीपीटी को यूज करेंगे और पूरी फाइल लिखते हैं? चैट जीपीटी भी कंफ्यूज हो जाएगा, आप डाल के देखिए। अच्छा, वो इतना कंफ्यूज, क्योंकि उनके ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज तक ना जो हमारे यहाँ चैट जीपीटी क्या करता है? चैट जीपीटी पूरी दुनिया की चीजें उस टॉपिक पे इकट्ठा बिल्कुल बिल्कुल, और उस पे तेजी से चलता है, उसके ब्रेन में मेमोरी में इतनी तेजी से चीजें वो तेजी से सामने आती हैं, उसको वो आपके मोबाइल में जो उसको इस लेवल की करप्शन समझ ही नहीं आएगी, आपको करके फिर वो उसको उसमें से जवाब देता है। तो और अगर कोई चीज ऐसी होती है तो उसका जवाब ये आता है कि इट डजंट एग्जिस्ट, है ही नहीं दुनिया में, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, इसका जवाब। तो इस किस्म का डाटा पूरी इस तरह की ऑडिट रिपोर्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो गया, मेरा शर्त है। मैं आपको तो दैट इज आल्सो अगेन टू कंटिन्यू द कंफ्यूजन साइकिल। ऑफ कोर्स हमारी सिस्टम ही इस बेस पे चल रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट करो। तो पूरा सिस्टम इस बेस पे बारिश होती है तो पानी आता है, रेन होती है तो बारिश होती है। ये क्या जुमला है, मुझे आप बता दीजिए। कंफ्यूजन है और नहीं है भाई? एक जाहिल आदमी के लिए तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन। रेन होती है तो बारिश होती है, बारिश होती है तो पानी आता है। तो ये हमारा पूरा सिस्टम ही इस बेस पे चल रहा है कि कंफ्यूज करो लोगों को और एक जुमले दे दो। तो एसेंशियली व्हाट वी आर इम्प्लाइंग हियर इज के दिस इज नॉट इनकॉम्पिटेंस, लेकिन ये एक डेलिबरेटली वेरी इंटेलिजेंट कंफ्यूजन क्रिएशन सिस्टम। इट इज प्रोड्यूसिंग कंफ्यूजन एवरी डे। आप ये इशू उठाएं, उसको कंफ्यूज करें ताकि वो इशू मर जाए और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। फिर दूसरा इशू आप उठाएंगे, उस पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। फिर तीसरा इशू उठाएं। अब मिसाल तौर पे ई चालान कर दिया बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो क्या होगा कि अब इस पे लोग बहस शुरू करेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। डिस्ट्रैक्शन मॉडल, डिस्ट्रैक्शन हर चीज़ में आपने कंफ्यूजन के। हमारा सिस्टम ही बेस है कि अगर हम कंफ्यूजन रोज़ ना क्रिएट करें तो हमें अगले दिन आप लोगों को इतना सर्वाइवल में फंसा दें कि वो उसी पे शुक्र अदा कर रहे हो कि भाई पानी और बिजली तो है। ऐसे कंफ्यूजन पे फंसा देंगे उनसे। कहें अच्छा, किसी को ये कोई नहीं बताता कि पाकिस्तान में हाइड्रेंट कितने बने हुए और क्यों बनाए गए। हाइड्रेंट बंद कर दें ना, पानी उसमें डाल दें। लेकिन नहीं, ये कंफ्यूजन के साथ देखें ना, हाइड्रेंट बनाया आपके लिए टैंकर आता है, अब आप कह रहे हैं हाँ यार टैंकर से पानी तो मिल रहा है। ये कंफ्यूजन है ना। कोई सवाल ये नहीं पूछता कि ये हाइड्रेंट का पानी आप मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं दे देते, टैंकर के थ्रू क्यों देते हैं? पाइपलाइन तो पड़ी हुई है, पाइपलाइन के पैसे भी लेते हैं आपको, वाटर कंजर्वेटरी टैक्स भी लेते हैं, टैक्स भी लेते हैं आपसे। तो फिर आप वो टैक्स क्यों लेते हैं? अगर आपने हाइड्रेंट से ही देना तो लाइन का टैक्स क्यों? कंफ्यूजन। आप कराची वाटर बोर्ड से पूछेंगे भाई तुम क्यों एग्जिस्ट करते हो कराची में? कंफ्यूजन। आप कहें कि जी किसी भी अदारे को उठा लें, आपको सिवाय कंफ्यूजन के अगर कोई चीज निकल आए उसमें से तो नाम बदल। नहीं, डेफिनेटली सर, एंड आई अगर आप मिसाल के तौर पे थाने में जाएं तो वो कहते हैं मेरे पास पेंसिल नहीं है, कागज नहीं है, मेरे पास बजट ही नहीं है, मेरे पास पेट्रोल ही नहीं है, आप मोबाइल में पेट्रोल डालें तो मैं चोर के पीछे जाऊँ। क्या है ये? कंफ्यूजन। वो बेचारे भी गलत नहीं कह रहे, वो भी मजबूर हैं। जब उनके पास है ही नहीं कुछ तो क्या करें, हाथ पैरों से थोड़ी भागेंगे। तो मेरा मकसद है कि हमारे मतलब मुझे नहीं समझ आता, आपके चैनल से भी मैं बस आज से बोलता रहता हूँ, किसी के कान पे जूंगी ही नहीं रहती कि किसी से पूछ तो ले या करने का कोई तरीका। अब तारीख पे था, हमारे यहाँ
एक केस लड़ा गया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट फिर उसे रिवर्ट कर देती सिविल कोर्ट पे, बिल्कुल लोअर कोर्ट पे, क्या वो डिसाइड करें। तो भैया हम आपके पास क्यों आए थे, हम आपके पास इसलिए आए थे कि फाइनल डिसीजन हो जाए, मेरी जान छूट जाए, हाँ या ना में जवाब मिल जाए। ना हाँ मिली ना मिली, फिर वापस से आप नीचे पहुंच गए। वो जो सांप सीढ़ी खेली है ना आपने कभी, एक लूडो होती है स्नेक वाली, तो उसमें आप एकदम आखिर में जाके सांप काटता है, आप 0 पे आ जाते। तो हमारा तरीका ये है कि हम यहाँ पहुंचे, वहाँ हमें सांप ने काटा, हम सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। तो दिस इज द हाईएस्ट form of deception, form of whatever you say, confusion या distraction, deception, whatever, मुझे नहीं पता इसका लफ्ज़ क्या है सही मानों में, क्योंकि इसका लफ्ज़ शायद अंग्रेजी या उर्दू दोनों में नहीं ईजाद हुआ अभी तक। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग ऑल ऑफ दीज इनसाइट्स। हम यही कह सकते हैं, अब पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे तो बात करना फजूल इसलिए कि उसका डाटा ही नहीं अवेलेबल है। नहीं, डाटा ही नहीं अवेलेबल। जब आपके पास असल डाटा ही नहीं है तो आप कैसे करें आपको, हालांकि आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो है, हम मेरा राइट कि मैं डाटा को इंफॉर्मेशन को अचीव करूं, लेकिन मैं किसी से जो भी मांगता हूं देता ही नहीं, तो मैं कैसे एनालाइज करूं। अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं सारा डाटा एनालाइज कर सकता एज अ प्राइवेट पर्सन, आपके पास भी नहीं है ऐसा। आप स्टॉक एक्सचेंज में बैठ के बताती हैं, वो भी आप अपने उस पर बताती हैं फीलिंग पे, क्योंकि कोई ऐसा डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं जिससे आप साबित कर सकेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वो सही है। So there has to be certain process which should bring productivity and profitability. Otherwise, this country में सिर्फ डेट बढ़ता रहेगा और हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, which is not also good कि मैं आपको बुरा कहूँ, आप मुझे बुरा कहें। मुझे बुरा लगता है कि मैं किसी को भी बुरा कहूँ। हमारे सारे इदारे, सब लोग बड़े रिस्पेक्टेबल होने चाहिए, हम प्राउड हों अपनी हर इदारे पे, हर शख्सियत पे कि यार ये लोग हैं जो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मिसाल तौर पे भी वाक़या हुआ कि एक साहिबा गई, उनको लोगों ने कहा कि तो हमारी है ही नहीं। अब इससे बड़ा कन्फ्यूजन क्या हो सकता है कि आप यूनाइटेड नेशन में पीछे बैठी हैं और फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि मैं नहीं जानता ये कौन है, कहाँ से आई है। अब ये क्या है, इसका नाम आप क्या देंगी? कन्फ्यूजन देंगी? क्या देंगी? डिसेप्शन देंगी, बेवकूफ़ी देंगी, पागलपना देंगी, क्या नाम देंगी? मुझे बता दीजिए, आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कोई नाम इजाद कर दीजिए। इसको कहते हैं भूज भुजक्कड़ भूल भुलैया, मैंने नाम दे दिया, भूज भुजक्कड़ भूल भुलैया। For joining us today, it's always such a pleasure to have you. और आप इतनी अच्छी तरह से चीजें contextualize करते हैं. I'm sure our audience enjoyed it as much as I always enjoy speaking to you. Thank you very much for so kind of you. Thank you, I appreciate it. Thanks. And I'll see you guys on Friday. Till then, take care. Khuda Hafiz.